नमस्कार बच्चों। आज हम लाइट चैप्टर का आखिरी टॉपिक कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं और हमारी डेली लाइफ में इसका क्या-क्या यूज है। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरह से होता है, इसे एक एक्टिविटी से देखेंगे। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है और इसके बेसिस पर हम किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। And at the end of the video, we will discuss frequently asked questions. So let's start. Refraction of light. जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, वो बेंड हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है। तो अगर हम दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को कंपेयर करें तो हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं। एक मीडियम को हम कहते हैं रेयर मीडियम और एक मीडियम को हम कहते हैं डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, जबकि डेंसर मीडियम ऐसा होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन की मेन वजह है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो क्योंकि दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अगर एक रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो ऐसे में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है एंड इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जबकि अगर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी तो ऐसे में स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी एंड इट इज मूविंग away from the normal. So this is the main cause of refraction of light. It is because of change in the speed of light due to the change in optical density of two transparent medium. रिफ्रैक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन का फिनोमिना यूज हो रहा है। हमें स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन अलग नजर आती है। स्टार की हमें जो डिफरेंट पोजीशन हमारी आंखों तक महसूस होती है उसे हम कहते हैं एपरेंट स्टार पोजीशन, और ये भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। स्टार से आने वाली लाइट कंटिन्यूसली बैंड होती है ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और इसकी वजह से स्टार हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन से अलग पोजीशन पे नजर आता है। इसी तरह से एक्चुअल सनराइज हमें 2 मिनट पहले नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सन से आने वाली रेज जो हैं वो हमारी आंखों में बैंड फॉर्म में जब पहुंचती हैं तो हमें ऐसा लगता है वो रेज एकदम सीधी आ रही हैं, तो हमें 2 मिनट पहले सनराइज दिखता है। और सेम इसी तरह से सूरज डूबने के बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखता रहता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स इन लेंथ ऑफ डे। पानी में पड़ी हुई पेंसिल हमें बैंड फॉर्म में नजर आती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह से स्विमिंग पूल, जब हम उसकी फ्लोर को देखते हैं तो हमें लगता है ये कम गहरा है, लेकिन एक्चुअली में स्विमिंग पूल बहुत ही गहरा होता है, तो उसकी फ्लोर हमें ऊपर की तरफ उठी हुई नजर आती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पानी में पड़ा हुआ एक कॉइन जो कि पानी की सतह पर है, निचली सतह पर है, वो हमें ऊपर की तरफ नजर आता है थोड़ा सा ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह से पानी में पड़ा हुआ नींबू भी आपको साइज में बड़ा नजर आता है, इट इज अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ और फेनोमेना भी जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रही हैं, जैसे वाटर टब के बॉटम में पड़ा हुआ स्टोन हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। एक्वेरियम में रखी हुई फिश उसके एक्चुअल साइज से हमें बड़ी नजर आती है। पानी में डाली हुई पेंसिल हमें उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस दिखती है। किसी भी टैंक या पॉन्ड जिसमें पानी भरा हुआ है उसकी बॉटम हमें उठी हुई नजर आती है। अगर हम किसी ग्लास स्लैब को प्रिंटेड मैटर के ऊपर रख देते हैं तो हमें लेटर ऊपर की तरफ उठे हुए से महसूस होते हैं, और पानी के गिलास में रखा हुआ नींबू हमें साइज में बड़ा नजर आता है। ऑल दीज आर द मेन फेनोमेना रिलेटेड विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
नाउ व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो मेन लॉज हैं। पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में होते हैं। और सेकंड हमारा लॉ ये कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होता, लेकिन इन दोनों का रेशियो एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। सो बोथ दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट कम्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब से किस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, आइए इसे देखते हैं एक डायग्राम से। ये ग्लास स्लैब है, रे ऑफ लाइट आई, अगर नॉर्मल पाथ फॉलो करती तो ये एकदम सीधी जाती। ये लाइट एकदम सीधी अगर जाएगी तो इसका रास्ता हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। क्योंकि लाइट रे अपना मीडियम चेंज कर रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, तो देन दैट मीन्स इट विल चेंज इट्स पाथ, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि एयर रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर। फिर इसके बाद ग्लास और एयर की इंटरफेस आएगी, यानी यहाँ पर उसे फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी एंड नाउ इट विल अगेन बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ। तो लाइट रे ने दो बार अपना रास्ता चेंज किया। पहली बार कहाँ चेंज किया, जब एयर से ग्लास में आई, तो देखिए ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, इट इज बैंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल लाइन थी उसकी तरफ मुड़ गई। और जब ग्लास और एयर की इंटरफेस पर आई तो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्थ। तो लाइट रे का रास्ता कंटिन्यूसली बैंड हुआ। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हुई। पहले वो रेयर से डेंसर में आई और फिर डेंसर से रेयर में आई एंड दिस बैंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। अब अगर हम इस रिफ्रैक्टेड रे को एक नॉर्मल रे से कंपेयर करें कि अगर ये लाइट रे एकदम सीधी जाती तो आप देखेंगे ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा हिल गई है, पैरेलली डिस्प्लेस हो गई है, और इस चीज को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब जो लाइट की रे है वो अपने रास्ते से थोड़ी सी साइड में पैरेलली डिस्प्लेस हो गई। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। चलिए अब इस सब चीजों को हम लोग एक बार लेबल करते हैं। दिस इज आवर ग्लास स्लैब, इंसिडेंट रे जो कि आई थी हमारी टुवर्ड्स द ग्लास, नॉर्मल जिस पॉइंट पे इंसिडेंस रे ने टच किया इंटरफेस को उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे ये वो रे है जिसका रास्ता चेंज हो गया ड्यू टू बैंडिंग, तो इसे हमने कहा रिफ्रैक्टेड रे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। इमर्जेंट रे ग्लास स्लैब से बाहर जो रे निकली उसे हमने कहा इमर्जेंट रे, और ये रे भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी और इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। याद रखें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ इमर्जेंस की इक्वल होता है ग्लास स्लैब के केस में। आइए एक एक्टिविटी से देखते हैं कि किस तरह से ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। इस एक्टिविटी के लिए हमें एक ग्लास स्लैब चाहिए, थंब पिन्स चाहिए, डी चाहिए, इरेजर चाहिए, स्केल एंड ऑफ कोर्स पेंसिल। एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक वाइट शीट को लगाना है थंब पिन की मदद से। उसके सेंटर में ग्लास स्लैब रखनी है। ग्लास स्लैब की बाउंड्री चारों तरफ से बनानी है विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल। एक डी की मदद से किसी भी एक इंटरफेस पर यानी किसी भी एक साइड पर आप ग्लास स्लैब की रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और वहां से ही मेजर करते हुए 30 डिग्री के एंगल पर भी पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया वो होगी हमारी नॉर्मल रे,
जिसे आप पेंसिल की मदद से डॉटेड लाइन के थ्रू दिखा सकते हैं। और 30 डिग्री का एंगल जो हमने लिया है वो हमारी होगी इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे को मिलाते हुए आप एक सीधी लाइन खींचेंगे जो कि शो करेगा कि अगर लाइट एकदम सीधे जाए बिना किसी बेंडिंग के तो वो होगा आपकी रे ऑफ लाइट का नॉर्मल पाथ। नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच का एंगल हमने लिया है 30 डिग्री। अब ग्लास स्लैब को उसकी बाउंड्री के ऊपर रख देना है। जहां हमने इंसिडेंट रे ड्रॉ की थी उसके ऊपर 2 थंब पिन्स को लगा देना है थोड़े से डिस्टेंस पर। अब स्लैब की दूसरी साइड से आपको इन पिन्स को ऑब्जर्व करना है कि ये पिन्स आपको एकदम सीधी लाइन में नजर आए और दूसरी साइड से देखते हुए आपको 2 थंब पिन्स और लगानी है ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास स्लैब। ध्यान रखें दूसरी साइड से आपको दोनों थंब पिन्स एकदम सीधी नजर आनी चाहिए। तो जब आप दूसरी साइड से देखते हुए बाकी की 2 थंब पिन्स को लगाएंगे तो इस तरह से इनकी पोजीशन हमें मिल जाएगी। तो देख सकते हैं आप लोग ये सारी थंब पिन आपको एक ही सीधी लाइन में नजर आ रही हैं ऑपोजिट साइड से। इसके बाद थंब पिन्स को हटाना है और जहां पे उनके पॉइंट्स थे उधर आप थोड़ा सा राउंड कर देंगे ताकि आपको पता चले कि यहाँ से आपको ये थंब पिन सीधी दिखाई दी थी। ग्लास स्लैब को हटाना है। दोनों थंब पिन्स के जो पॉइंट्स आपको मिले हैं उन्हें ज्वाइन करते हुए आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपकी इमर्जेंट रे होगी। जिस पॉइंट पे टच कर रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उधर आप 90 डिग्री का एंगल यानी कि नॉर्मल बनाएंगे। दोनों इंटरफेस पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उन्हें आप आपस में ज्वाइन करेंगे। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो आप देख सकते हैं अगर डॉटेड लाइन के थ्रू लाइट जाती है तो उसका रास्ता नॉर्मली इस तरह से होता, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से रे ऑफ लाइट का रास्ता चेंज हो गया। ये हल्की सी बैंड हो गई है ग्लास स्लैब में, इट बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और ग्लास स्लैब के बाहर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर इन दोनों रे ऑफ लाइट को हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि नॉर्मल लाइट रे अपने रास्ते से अपने पाथ से डिस्प्लेस हो गई है और इस चीज को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसकी वैल्यू है 20 डिग्री यानी इंसिडेंट रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर हम एंगल ऑफ इमर्जेंस को चेक करें तो इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, इसे थोड़ा सा थियोरेटिकली समझते हैं। सबसे पहले लाइट रेज ग्लास मीडियम में एंटर हुई। ग्लास एक डेंसर मीडियम था तो दे आर बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस रिफ्रैक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब में ट्रेवल हुई और उसके बाद ये ग्लास स्लैब से बाहर निकली। जब बाहर निकली फिर से मीडियम चेंज हुआ। नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो फिर से देयर इज बेंडिंग, दैट मीन्स फिर से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो एक बार लाइट रे बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और जब वो ग्लास से बाहर निकली इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और फाइनली हमने देखा कि जो इंसिडेंट रे थी और जो इमर्जेंट रे थी वो आपस में पैरेलल रही। इसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी आपस में इक्वल रहा। नेक्स्ट एक स्पेशल केस आ जाता है जब लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, यानी ग्लास स्लैब के ऊपर लाइट रे एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल जो नॉर्मल हमारा बनता है उसी वाले एंगल पर आ रही है। तो ऐसे केस में देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट रे। लाइट एकदम सीधी चली जाएगी यानी आपका जो पाथ बनेगा लाइट रे का वो ग्लास स्लैब से एकदम सीधा जाएगा। देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट कम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं दो डिफरेंट मीडियम में। दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस केस में हम फर्स्ट मीडियम को एयर लेते हैं। तो अगर हम किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर कर रहे हैं विद स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
तो जो वैल्यू हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अभी हमने ग्लास स्लैब का केस लिया था, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फिर उसे हम कंपेयर करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कौन सा लिया हमने? ग्लास। तो तब हमारे पास आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लेकिन कई बार हमें दो अलग अलग मीडियम को भी कंपेयर करना होता है, हमें सिर्फ एयर से कंपैरिजन नहीं करना होता, तो उस केस में हम यूज करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So relative refractive index is the ratio of speed of light in second medium to the speed of light in medium 1। यानी दोनों मीडियम में आप स्पीड ऑफ लाइट का अगर रेशियो ले रहे हैं तो वो हमें वैल्यू देगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्स्ट न्यूमेरिकल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50। हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको फॉर्मूला यूज करना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्योंकि एयर के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 1.50 इक्वल्स टू ऐसे ही रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अननोन क्वांटिटी है तो इसे हमने x से शो किया। x दूसरी साइड गया और 1.50 इसकी जगह पर आ गया। म्यूचुअली दे एक्सचेंज देयर प्लेसेस, तो हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.50। On solving, you will get 2 × 10⁸ meter per second. That means speed of light in glass will be 2 × 10⁸ meter per second. Let us discuss some frequently asked questions. Write laws of refraction of light. तो हमने इस वीडियो में दो लॉज पढ़े हैं। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकंड, स्नेल्स लॉ, जिसमें रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction is always constant for a given pair of media. Second question, refractive index of water हमें given है and the speed of light in air भी हमें given है. We have to calculate the speed of light in water. तो इस केस में भी आपको absolute refractive index का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? तो डायमंड का बच्चों याद रखना है कि सबसे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। तो इसका मतलब ये है कि डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड से कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट? When light is traveling from one transparent medium to the next transparent medium which is having different optical density, तो there will be bending of light rays और इस bending of light rays की वजह से उसका रास्ता हल्का सा चेंज हो जाएगा ओरिजिनल पाथ के कंपैरिजन में, जिसे हम कहेंगे lateral displacement of light. Illustrate it with the help of a diagram. एक डायग्राम की मदद से आपको ये बना के भी बताना है। Next, list any two factors on which the lateral displacement of a particular substance depend. तो lateral displacement depend करता है thickness of the glass slab और दूसरी चीज कितने angle of incidence पर वो ray of light incident हो रही है on the glass slab. Next, explain with the help of a diagram why a pencil partly immersed in water appears to be bent at the water surface. तो इसका रीजन आप लिखेंगे it is due to refraction of light और इसमें शो करेंगे जब पेंसिल से लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचेंगी तो ये लाइट रेज वाटर और एयर की इंटरफेस पर बैंड होंगी और इसकी वजह से हमारी आंखों तक पहुंचने वाली लाइट रे हमें महसूस होगी कि एकदम सीधी लाइन पर आ रही है। दैट मीन्स हमें पेंसिल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी सी डिस्प्लेस नजर आएगी। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।